आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना महामारी के दौरान लागू किए गए लॉकडाउन का हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर हुआ है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत में करीब 13 लाख महिलाओं और युवतियों को लॉकडाउन के दौरान गर्भ निरोधक नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अनचाहे गर्भ के मामले बढ़े हैं। वहीं 37 देशों में किए गए अध्ययन के मुताबिक जनवरी से जून के बीच गर्भ निरोधक नहीं ले पाने की वजह से महिलाओं की तादाद पिछले साल के मुकाबले 20 लाख ज्यादा है। महिलाओं को गर्भ निरोधक न मिल पाने का क्या असर हो सकता है और इसकी वजह क्या है, यही समझने के लिए मेरे यानी कि पूनम कौशल के साथ हैं फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया के सीईओ चंद्रशेखर। मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया एक स्वयंसेवी संस्था है जो परिवार नियोजन के साधनों का उपलब्ध कराती है बिहार, यूपी और राजस्थान, 3 राज्यों में। और हम लोग कई तरीके की कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टेरिलाइजेशन हो, कॉपर टी हो, इंजेक्टेबल और अस्थायी तरीके जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ईसीपीज, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और कॉन्डम्स। चंद्रशेखर जी, आपकी संस्था के अध्ययन में पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान भारत में लगभग 13 लाख महिलाओं और युवतियों को गर्भ निरोधक नहीं मिल पाए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस नए अध्ययन में और कौन कौन सी बातों का पता चला है। हम लोगों ने अप्रैल में जब सीवियर लॉकडाउन हुआ था, उसके दौरान हम लोगों ने एक अध्ययन किया था कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा महिलाओं पे जिनको परिवार नियोजन की साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि लॉकडाउन के कारण। तो हमारे जो अध्ययन के अनुसार जो था, हम 3 सिनेरियोस में इसको बांटा था हमने, बेस्ट केस, लाइकली केस और वर्स्ट केस सिनेरियो। और जब मैं आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हम वर्स्ट केस में ही हैं और शायद उससे भी स्थिति खराब हुई है जहां तक एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो। तो हमारे स्टडी के हिसाब से वर्स्ट केस में करीब 2,70,00,000 महिलाओं को अपनी चॉइस की कॉन्ट्रासेप्शन उपलब्ध नहीं हुई। ये है, मैं बात कर रहा हूं करीब लास्ट वीक ऑफ मार्च से लेके अगस्त सितंबर तक। हमारे अध्ययन में हम लोगों ने ये लिया था कि शायद सितंबर में स्थिति सुधर जाएगी और जो भी कमियां हैं सर्विस डिलीवरी में या साधनों की उपलब्धि में मार्केट में वो सब हल हो जाएंगे और सितंबर से सुधर जाएगा। उस स्थिति में हम लोगों ने एस्टिमेट किया था कि करीब 2,71,00,000 महिलाओं को या दंपतियों को अपनी चॉइस की कॉन्ट्रासेप्टिव उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आपको मुख्य वजह क्या लगती है? इसके पीछे रीजन जो है वो क्या है? मुख्य वजह 2-3 है। एक तो सबसे पहले जो क्लिनिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, जिसमें स्टेरिलाइजेशन आता है और कॉपर टी, IUCD जो कहते हैं, वो आता है। इन दोनों को करीब मार्च 20 तारीख से लगभग इनकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल बंद हो गई थी। और ना प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध हो रहा था, ना पब्लिक सेक्टर में। और इन दोनों के खासतौर पे स्टेरिलाइजेशन जो है ज्यादातर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी से लोग इसको पाते हैं। और क्योंकि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सारा कोविड पे ध्यान दे रहा था और स्वाभाविक है उस पे ध्यान देना भी चाहिए था, तो जो इलेक्टिव क्लिनिकल मेथड्स है इसको भारत सरकार ने ये कहा था कि फिलहाल जो है स्टेरिलाइजेशन और IUCD इंसर्शन जो है इस टाइम पे ना करें। तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में, पूरा अप्रैल में और करीब जाके लास्ट वीक ऑफ मई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आदेश दिया था स्टेट्स को कि अब शुरू कर सकते हैं ये 2 सर्विसेज, लेकिन इसको भी कंट्रोल वे में करना पड़ेगा क्योंकि ये और भी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और सो दैट
services are made available without the chances of increasing COVID infection. तो ये पहली बात थी. तो क्लिनिकल सर्विसेज में और कई जगह जो है, हालांकि हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ सर्विसेज को एसेंशियल माना गया था, लेकिन कई छोटे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स जो है इस दौरान बंद रहे, क्योंकि एक तो लॉकडाउन की स्थिति थी और जो प्रोवाइडर्स भी थोड़ा घबरा गए थे कि क्या होगा, हमें भी ये संक्रमण हो सकती है, और उनके जो पैरामेडिकल स्टाफ जो थे वो लोग भी थोड़ा डरे हुए थे, तो आ नहीं पाए. और ये स्थिति धीरे धीरे अभी सुधर रही है, लेकिन अभी भी जो है जैसे पहले था, जिसे मान लो जनवरी या फरवरी में था, उस स्थिति तक अभी तक नहीं पहुंची. कई राज्यों में जो है अभी भी परिवार नियोजन, खास तौर पे नसबंदी और आईयूडी का सर्विसेज पूरी तरह से रिज्यूम नहीं हुई है. जी चंद्रशेखर जी, जो बातें आप बता रहे हैं ये बहुत चौंकाने वाली हैं, क्योंकि भारत में गर्भपात आपात सेवाओं में आता है, बावजूद इसके बहुत सी महिलाओं को ये सुविधा नहीं मिली. तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं. देखिए, इसको आप लापरवाही कहे या अक्षम कहे, क्योंकि ये भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और हेल्थ सिस्टम है वो एक तरह से ओवरवेल्म हो गई थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ एंड कंटिन्यूज टू बी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन. तो स्वाभाविक है कि सरकार को और हेल्थ सिस्टम को ये जो नई बीमारी है, नई संक्रमण है, इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ा. उस वजह से कई जगह जो है बाकी जो हेल्थ फैसिलिटीज है, हेल्थ सर्विसेज की जरूरत थी, उस पे असर पड़ा है. अब इसको हम लापरवाही कहे या क्या कहें, क्या नाम दे इसको हम, बट लेकिन हेल्थ फैसिलिटी और हेल्थ सिस्टम्स जो है उसका कैपेसिटी तो लिमिटेड है ही, और सडनली ये पैंडेमिक हमारे सामने आ गया, तो इन फैसिलिटीज को दोबारा इस पे फोकस करने की जरूरत पड़ी. इस वजह से कई और सर्विसेज पे बुरा असर पड़ा, और खास तौर के जैसे परिवार नियोजन पे. जी चंद्रशेखर जी, ये हम सभी जानते हैं कि अनचाहा गर्भ महिलाओं के पूरे जीवन को प्रभावित करता है. जो महिलाएं अब इस सिचुएशन में हैं, उनके पास क्या विकल्प हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी सवाल निकाली आपने. जो महिलाएं अनचाहे गर्भ ठहर जाता है, उसका विकल्प एक ही है, उसको सुरक्षित गर्भपात मिले की सुविधा मिले. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, इस लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित गर्भपात का एक्सेस भी कम हुआ था, क्योंकि कई जगह जो है, जो जैसे मैंने बताया अप्रैल में और अभी भी कई जगह जो प्राइवेट फैसिलिटी, और ज्यादातर जो गर्भपात होता है ये प्राइवेट फैसिलिटीज में होता है, और ये प्राइवेट फैसिलिटीज पूरी तरह से बंद थे. इस वजह से जो महिलाओं को इस दौरान जो है अनचाहे गर्भ ठहरा था, अगर वो चाहते हुए भी कई लोगों को सुरक्षित गर्भपात का सर्विसेज नहीं मिल पाया. तो ऐसे लोगों को के ऊपर दो विकल्प और हो सकता है, क्योंकि या वो असुरक्षित गर्भपात अपनाएं, या फिर ये अनचाहे गर्भ को गर्भधारण की तक ले जाएं. तो दीज आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल. तो हमारे आंकड़े के हिसाब से हमको लगता है कि करीब सिर्फ परिवार नियोजन, जैसे मैंने बताया था 2,72,00,000 दंपतियों को कॉन्ट्रासेप्शन की सुविधा नहीं मिल पाई. उसकी वजह से करीब जो है 30 लाख अनचाहे गर्भ ठहर सकता था. इसमें से अगर सामान्य स्थिति में जो है करीब 18 लाख लोग गर्भपात अपना लेते हैं, लेकिन शायद वो भी इस स्थिति में हो नहीं पाया.
और हमारे आंकड़ों के हिसाब से अगर नॉर्मल स्थिति में अगर मान लो करीब 30 लाख अनचाहे गर्भ तैरता है तो करीब 8,40,000 के करीब लाइव बर्थ्स, एडिशनल बर्थ्स, चाइल्ड बर्थ होंगे। सो दैट्स द यानी विकल्प जो है काफी कम ही रहा महिलाओं के लिए। उनको इसका कई महिलाओं को जो है ये अनचाहे गर्भ का जो इस दौरान ठहरा था, शायद हमारे आंकड़ों के हिसाब से करीब 8,40,000 से भी ऊपर महिलाएं जो है आगे जाके ये अनचाहे गर्भ को चाइल्ड बर्थ में बच्चा पैदा होगा उनको। जी, तो चंद्रशेखर जी, ये भी अच्छा खासा मतलब बड़ा नंबर है, तो अब क्या होगा इन महिलाओं का और इन बच्चों का, क्या होगा आगे? नाउ व्हाट? देखिए, ऑब्वियसली अगर बच्चा पैदा हुआ अनचाहे या चाहे, दोनों तरीके से उन परिवारों को, उन माता पिताओं को उनका ध्यान तो देना पड़ेगा और उम्मीद है कि वो लोग उनका अच्छी तरह से देखभाल कर पाए। लेकिन इसका जो है वो परिवार के ऊपर काफी बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो स्थिति के दौरान जो है लोगों की नौकरी जा चुकी है, आमदनी कम हुई है, हाँ? उस स्थिति में एक और बच्चा पालना और बड़ा करना काफी परिवारों को बहुत कठिन होगा और कई परिवार जो है इस वजह से they will be pushed into poverty and probably they may not be able to take care of some of their children as they would have. जी, चंद्रशेखर जी, अब भारत में शादी से पहले गर्भ को चरित्र से भी जोड़कर देखा जाता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है सही, और बहुत सी युवतियां जो हैं वो गर्भवती होने के बाद सामने नहीं आ पाती या फिर ये कहीं उन्हें जो चिकित्सीय परामर्श वो ठीक तरह से नहीं मिल पाता। आपको क्या लगता है ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेदार है और इन्हें बदलने में अभी कितना वक्त और लग सकता है? इसके लिए जिम्मेवार सब लोग हैं, सरकार भी है और सोसाइटी भी है, क्योंकि हम लोगों ने ये ऐसे माहौल क्रिएट किया है ताकि अगर कोई अविवाहित महिला जो है गर्भवती हो जाए तो उनको हम लोग एक बुरी नजर से देखते हैं, उनको कहते हैं कि ये लड़की जो है ठीक नहीं है। उस नजरिया से हम देखते हैं, इसीलिए जो है कई जो लड़कियां इस स्थिति में पहुंचते हैं उनका जिंदगी एक तरह से खत्म ही हो जाता है। तो हमें जरूरी है कि इन ऐसे स्थिति में अगर कोई भी लड़की है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको जो है जो भी सुविधा होना चाहिए एक चिकित्सक की तरह से और समाज की तरफ से, वो उनको वो मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको इमोशनल और सोशल सपोर्ट मिलना चाहिए। जब तक ये जो हमारे मन में ये है कि भाई जो संभोग जो है या सेक्स जो है सिर्फ शादी के बाद ही हो सकता है और शादी के भी अंतर ही शादी के अंदर ही हो सकता है, जब तक ये मन में हमारे विचार ऐसे है तो जो भी महिलाएं या पुरुष जो भी इससे बाहर है तो उनको हमेशा कोई ना कोई दिक्कत फेस करना पड़ेगा। जब तक ये माइंडसेट चेंज ना हो तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि कई ऐसा नहीं कि ये जो प्री मैरिटल सेक्स जो है कई जगह जो है अपनी स्वेच्छा से होता है, ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। कई जो यंग
गर्ल्स एंड बॉयज है, अपनी इच्छा से दे इंडल्ज इन सेक्स एंड कभी कभी दे मे एंड अप हैविंग बिकमिंग प्रेग्नेंट एंड देन उस वजह से काफी और ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स जो है फेस कर महिलाएं फेस करती है या लड़कियां फेस करती है, पुरुष जो है उसको तो कोई कुछ पूछता नहीं है, बोलता नहीं है। तो ये इसके लिए 2-3 चीजें कर सकते हैं हम लोग। पहले तो समाज में ये बदलाव आना चाहिए, उसको तो काफी टाइम लगेगा कि इस स्थिति को भी हम लोग एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, और इस स्थिति में हमको इन लड़कियों को, इन युवतियों के साथ केयर के साथ बर्ताव करना चाहिए, उनको जो भी सपोर्ट जाना चाहिए वो प्रोवाइड करने चाहिए। हालांकि उनके ऊपर हम लोग नॉर्मली जो है इशारा उनके चरित्र पे ऊपर डाल देते हैं, और वो नहीं होना चाहिए, यानी नॉन जजमेंटल सर्विसेज उनको अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो बात है कि जो बच्चियां हैं और लड़के और लड़कियां जो है जब कॉलेज स्कूल में हो या स्कूल के बाहर हो, उनको जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम, अपने शरीर कैसे बदलता है और बच्चा कैसे पैदा होगा, कॉन्ट्रसेप्शन क्या होता है, इन चीजों के बारे में जानकारी भी उनको देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या है, ये चीजें डिस्कस ही नहीं होती, ना क्लासरूम में डिस्कस होती है, ना घरों में डिस्कस होती है। तो इस वजह से कई युवा युवतियों को जो है कोई इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिलता है। अगर लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है और उस इंफॉर्मेशन को लेके वो लोग अपना दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, एंड सही डिसीजंस ले पाते हैं। तो बहुत ही जरूरी है कि परिवार नियोजन के बारे में, कॉन्ट्रसेप्शन के बारे में, गर्भपात के बारे में, गर्भधारण के बारे में ये इसका खुला डिस्कशन हो, और यंग पीपल को है, काफी वही टीनेजर्स को ये इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो तो शायद स्थिति में सुधार आ सकती है। जी, चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही कि हमें बात करनी चाहिए खुलकर, और इन्फॉर्मेशन जो है वो सही हम तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर कोई लड़की ऐसी सिचुएशन में है, अनचाही स्थिति में है, और वो किसी से बात नहीं कर पा रही है, उसके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, उसे समाज का डर सता रहा है, तो वो क्या कर सकती है? उसके पास क्या क्या विकल्प हैं? क्या कोई हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पर वो कॉल करके हेल्प ले सकती है? देखिए, आई थिंक ऐसा बड़ा नेशनल लेवल पे कोई हेल्पलाइन ऐसे तो है ही नहीं, और मेरे ख्याल से जरूरी है कि ऐसे हेल्पलाइन स्थापित किया जाए, क्योंकि लेकिन कई जगह पे जो है कई संस्थाएं जो अपनी हेल्पलाइन चलाती है और उनका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ये जो है काफी रिस्ट्रिक्टेड है। बहुत ही जरूरी है जो आपने बताया कि ये हेल्पलाइंस सेटअप हो, ताकि युवा और युवतियों जो है अगर उनको कोई ऐसी स्थिति में पहुंचे तो उनको सही सलाह और रेफरल फैसिलिटी मिले, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कई जगह कुछ संस्थाएं चलाती है, लेकिन इसको स्केल अप करना बहुत जरूरी है। जी, चंद्रशेखर जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो रवैया होता है, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगी। बहुत बार होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो ठीक से बिहेव नहीं करता, जिस वजह से खुलकर बात नहीं हो पाती, या बहुत बार ये भी देखा गया कि अबॉर्शन के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। तो इस सिचुएशन पर आप क्या बोलेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है आज के टाइम में। देखिए, ऐसे स्थितियों में, और जब जहां तक अबॉर्शन की बात होती है, सिर्फ प्राइवेट ही नहीं, जो पब्लिक सेक्टर में भी जो प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स और स्टाफ जो है वो भी उस
उसी नजरिया से देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये देखते हैं कि भाई खास तौर पे ये अगर ये अनमैरिड महिला आप उनके पास पहुंची है तो उनको हमेशा वो बुरी नजर से देखते हैं, और जो गलतियां उन पे निकालते हैं, दे बिकम वेरी जजमेंटल, जो कहते हैं। हाँ? तो दूसरी बात बिल्कुल सही है आपकी बात की, जहां तक अबॉर्शन की बात है, ये ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही होता है, और जो है उसके लिए कोई निर्धारित रेट नहीं है। ये क्लिनिक से और हॉस्पिटल से डिफर करता है, और कई जगह जो है काफी ये बहुत महंगा भी हो सकता है। और आज की तारीख में शायद क्योंकि कोविड की स्थिति है, तो कई डॉक्टर्स ये भी चाहते हैं कि भाई कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले कोविड टेस्ट का नेगेटिव का रिपोर्ट मांगते हैं, तो उसका मतलब वो भी एक कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा जो है सर्जिकल अबॉर्शन के लिए जो है एडिशनल प्रिकॉशन लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, उसलिए जो कॉस्ट उसका भी बढ़ जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी खास तौर पे अर्ली अबॉर्शन जो है 9 वीक्स 10 तक की जो है, ये है मेडिकल मेथड्स यानी ड्रग्स के साथ होती है। दो ड्रग्स होते हैं, मिफेप्रिस्टोन और माइसोप्रोस्टॉल। इन दोनों ड्रग्स का सेवन करने से अबॉर्शन होता है। तो इसके लिए जो है ये टैबलेट्स है, कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है, इसको खरीद के आप डॉक्टर के सामने यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिनिक की जरूरत नहीं है, यानी ऑपरेशन थिएटर या सर्विस फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये इसको जो है मेडिकल अबॉर्शन के बारे में जानकारी बढ़ाना अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो मेडिकल अबॉर्शन की दवाइयां हैं, ये हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में और जो है केमिस्ट के पास भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम लोगों ने अध्ययन किया है 6 और 4 10 स्टेट्स में हम लोगों ने अध्ययन किया है, और उसमें से ये पाया गया करीब 4 5 6 स्टेट जो है महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स जो है केमिस्ट के पास उपलब्ध नहीं है, कोई रखता ही नहीं है। अगर हमने पूछा कि भाई हाँ क्यों नहीं रखते हैं आप लोग, तो उनका ये कि हमें जो है इसकी जो लीगल बैरियर्स बहुत ज्यादा है, रेगुलेटरी बैरियर्स ज्यादा है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी जो सरकारी अफसर लोग हैं, वो थोड़ा हमको परेशान करने की स्थिति आती है, इसलिए हम लोग जो है इसको रखना नहीं चाहते हैं। तो अगर लेकिन ये जो मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स जो है सेफ है, सिंपल और इफेक्टिव मेथड है, WHO भी इसको रेकमेंड करता है, और सरकार की तरफ से भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, ड्रग कंट्रोलर्स ने भी इसको 9 वीक्स तक जेस्टेशन के लिए अप्रूव किया है। लेकिन अगर ये दवाइयां नहीं मिलेगी तो फिर महिलाएं क्या करेंगे? उनको या अस्पताल जाना पड़ेगा या कोई और असुरक्षित गर्भपात करने वालों के पास जाना पड़ेगा, जिससे उनका शारीरिक नुकसान भी हो सकता है, कई लोग शायद मर भी जाएंगे इस स्थिति में। तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट मेडिकल अबॉर्शन ड्रग्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो, हर केमिस्ट पे अवेलेबल हो, ताकि उसका फायदा महिलाओं को मिले। अनफॉर्चुनेटली ये जो है कई राज्यों में ये देखा गया कि इस पे ज्यादा पाबंदियां डाली जा रही है, और इस वजह से जो है बहुत सारे जो गर्भपात चाहते हैं महिलाएं, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, और शायद वो लोग असुरक्षित गर्भपात की ओर
चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। तो ये थे फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया के सीईओ चंद्रशेखर, जो चर्चा कर रहे थे गर्भ निरोधक की कमी और उनसे होने वाले प्रभावों पर। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? radio@aajtak पर ईमेल करके हमको जरूर बताएं। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।